Hello students, I Dharmendra Pamicha from KVAFS Nalia. Welcome you all. This is the third video lecture on the French Revolution. In second video we had discussed about rise of middle class in France, contribution of philosophers and thinkers in shaping public opinion. Then we discussed about the meeting of the Estate General, tennis court oath by the third estate representative, and how National Assembly compelled Louis XVI to accept its proposals regarding constitutional monarchy. This much we have discussed. Now we will start today's discussion. As we had already discussed in previous video that the representative of the third estate had declared themselves as National Assembly, and they started to working on a written constitution for France. So that constitution making process completed in 1791 September. हमने पिछले वीडियो में जैसा बात किया था कि जो नेशनल असेंबली और जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने एस्टेट जनरल की मीटिंग को बाइकआउट किया, बाहर आ गए और फिर बाद में वो टेनिस कोर्ट में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर नेशन, और इस पर वो काम करते रहे लगातार, और काम करते करते एट लास्ट सितंबर 1791 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ उसके मेन फीचर्स क्या थे. तो चलिए वन बाय वन हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, आप इसी तरह से इनको समझें. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आपको इसी तरह से लिखना होगा कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. तो चलिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ने में किस किन बातों को लेकर के प्रोविजंस किए गए थे. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल this constitution made France a constitutional monarchy. इसने फ्रांस को मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र बना दिया. इसका क्या मतलब हुआ? तो मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का डिफरेंस समझ लेते हैं. मोनार्की में जो मोनार्क होता है, मोनार्क यानी कि जो रूल करने वाला, किंग हो या चाहे क्वीन हो, दे यूज़ पावर without any constraint. They use absolute powers. They use supreme powers without any check. किसी का उन पर कोई रोक टोक नहीं होती और वो अपनी इच्छा से जैसे चाहे वो अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज़ अ डिफरेंट थिंग. इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द मोनार्क हैज़ टू वर्क अंडर द कंडीशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्क जो है अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकता. उसकी जो पावर है वो उसके ऊपर एक तरह का कंट्रोल होता है, और वो कंट्रोल या तो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, और अगर वहाँ पार्लियामेंट में है तो पार्लियामेंट का भी इसके ऊपर कंट्रोल होता है. तो इस तरह से मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में डिफरेंस है. इन मोनार्की मोनार्क यूज एब्सोल्यूट पावर, बट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हिज पावर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट. तो अब फ्रांस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. मोनार्की तो रहा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया. चलिए अब अगली बात करते हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि डिफरेंट फिलोसोफर्स एट दैट टाइम गेव डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द गवर्नमेंट, अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल एट्सेट्रा. सो वन फेमस philosopher was Montesquieu, and Montesquieu gave the theory of division of powers. According to him, the power should not be concentrated in one hand. एक ही हाथ में सारी पावर्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसके मिस यूज होने के चांस रहते हैं. तो फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ Montesquieu, these constitutional makers of 1791's constitution, they applied division of powers. उन्होंने इसको फॉलो किया. यहाँ इस डायग्राम के ज़रिए आप समझने की कोशिश करें कि पहले केवल किंग जो था, मोनार्क जो था, उसके पास ही सभी पावर्स थी. अब जो मोनार्क की पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है, उसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया. वन वाज लेजिस्लेटिव, सेकंड वाज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वाज जुडिशरी. लेजिस्लेटिव का काम है कानून बनाना, टू फॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन. एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस,
और जो जुडिशरी है उसका काम है कि जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से सॉल्व करना। तो अब फ्रांस में जो ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें लेजिस्लेटिव का काम कौन करेगा, तो लेजिस्लेटिव के लिए लेजिस्लेटिव के काम की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई वो थी नेशनल असेंबली। जैसे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव की तरह काम करती है, तो नेशनल असेंबली को वहाँ पर लेजिस्लेटिव का काम दिया गया। देन हु वर द एग्जीक्यूटिव? किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, दे वर एक्टिंग एज एग्जीक्यूटिव। एंड जुडिशरी में कौन थे? ऑब्वियसली जुडिशरी का काम जज करेंगे, तो जितने भी जजेस थे वो जुडिशरी का पार्ट थे। तो इस तरह से पावर का सेपरेशन हो गया। चलिए अब अगली बात करते हैं। ये जो पिक्चर आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी बुक के अंदर भी है, आप लेसन अगर देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगा। इस पिक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर डिवीज़न किया, नेशनल असेंबली कैसे बनती थी, और एक्टिव सिटीजन कौन थे, पैसिव सिटीजन कौन थे, ये अब हम समझेंगे। ये बात हमने पहले भी कर ली कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 नेशनल असेंबली वाज गिवन द पावर टू मेक लॉज। ये नेशनल असेंबली है और इसी को पावर मिला रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, लॉज बनाने का। अब ये देखें आप यहाँ पर, ये लेजिस्लेटिव भी बोलते हैं, लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं। ये कंट्रोल कर रही है किसको? एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में कौन है? किंग भी है और मिनिस्टर्स भी हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये इससे पहले की बात करें तब जबकि ये मोनार्की था फ्रांस, तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता था किंग के ऊपर। लेकिन नाउ किंग वाज अंडर कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर, और मिनिस्टर्स के ऊपर भी कंट्रोल है किसका? नेशनल असेंबली का, जिसको लेजिस्लेचर कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी रखे गए, कुछ इश्यूज ऐसे भी थे जिसमें किंग जो था वो नेशनल असेंबली के किसी भी डिसीजन को, किसी प्रपोजल को वीटो कर सकता था, यानी कि मना कर सकता था। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में यह था कि जो लेजिस्लेचर थी, नेशनल असेंबली थी, वो किंग को कंट्रोल करेगी। अब ये हम बात करेंगे कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर थे, कितने मेंबर थे? 745 मेंबर्स थे। ये 745 मेंबर्स कौन होंगे? हु विल इलेक्ट देम? तो उस समय जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो प्रोविज़न किया गया फॉर द इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली मेंबर्स, तो वो था कि दे विल बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होंगे। जैसे आज हम देखते हैं इंडिया में, हम देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं या पार्लियामेंट या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो क्या होता है कि जो भी 18 ईयर्स अबव एज के हैं वो वोट करने के लिए जाते हैं और इस तरह से वो अपने पसंद के उम्मीदवार को, कैंडिडेट को वोट करते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन हुए या स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए तो उसमें डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। लेकिन 1791 का जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें ये डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था नहीं थी। These members were to be elected indirectly। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा? इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो फ्रांस के कॉमन मैन हैं, जो भी वोटर्स हैं, वो अपने इलेक्टोरेट को चुनेंगे, यानी कि वो पहले किसी को वोट करेंगे, फिर जिनको उन्होंने वोट किया है वो आगे वोट करेंगे और नेशनल असेंबली के मेंबर को चुनेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है इलेक्टर्स, यहाँ पर ये इलेक्टर्स थे। तो ये एक तरह से वोटर्स और जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स, उनके बीच की एक मीडिएटर हो गए, एक कड़ी हो गई। तो फर्स्ट एक्टिव सिटीजन्स, दे यूज टू elect the members of electorate. These electors used to elect then national assembly. So that is why it is called indirect election। ये indirect election था। और यही जो active citizens थे, they used to vote for judges also।
जज को भी वोटिंग के ज़रिए चुना जाता था। और यहाँ एक खास बात आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर कंट्रोल कर रही है एग्जीक्यूटिव को, और किंग जो है वो वीटो कर सकता है लेजिस्लेचर को। तो इनके बीच में तो इस तरह से दिख रहा है पावर का, लेकिन जो बीच में इनके जो आपस में एक्सचेंज हो रहा है पावर का वो हमें दिख रहा है, लेकिन जुडिशरी को कम्प्लीटली अलग रखा गया है, वो एकदम फ्री है। उसके ऊपर ना तो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है ना लेजिस्लेचर का कंट्रोल है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो जस्टिस का काम है वो पूरा फेयरली होना चाहिए, बिना किसी के प्रेशर के फेयरली जस्टिस दिया जा सके, इसलिए जुडिशरी को कम्प्लीटली फ्री ऑफ एनी इंटरफेरेंस रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर एक्टिव सिटीजन्स हैं, ये वोट दे रहे हैं, यहाँ नीचे लिखा है पैसिव सिटीजन, तो ये क्या है, एक्टिव और पैसिव का क्या डिफरेंस है, इसको आप समझ लेते हैं। ये याद रखें आप कि ये डेमोक्रेसी की शुरुआत ही हो रही है जब ये 1789 का रेवोल्यूशन हुआ और 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो अचानक से सब ऐसा नहीं हो गया जैसे आज हम डेमोक्रेसी देखते हैं कि जैसे ही रेवोल्यूशन हुआ या जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हुआ फ्रांस में, अगले दिन सबको वोटिंग का राइट मिल गया हो या सबको सब तरह के राइट्स मिल गए हों। ऐसा नहीं हुआ। ये एक बहुत ही ग्रेजुअली डेवलप्ड प्रोसेस थी। तो जो आज की हम डेमोक्रेसी देखते हैं उसका इनिशिएशन ज़रूर हो गया, उसकी शुरुआत ज़रूर हो गई इस 1791 के इस कॉन्स्टिट्यूशन से जो फ्रांस ने बनाया था। तो ये एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस हमें समझना ज़रूरी है, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ जो पॉइंट नंबर 7 इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, इस बार इसको हम पढ़ लेते हैं फिर समझ में लेंगे। ऑल सिटीजन्स वर नॉट गिवन द राइट टू वोट, सबको वोटिंग का राइट नहीं मिला। ओनली मैन अबाउ 25 ईयर्स ऑफ एज, केवल मैन, केवल मेल पॉपुलेशन, और उसमें भी सारे नहीं, ओनली 25 ईयर्स अबोव एज वाले, 25 साल से अधिक उम्र वाले। और उसमें भी फिर आगे एक और शर्त है कि हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर्स वेज। 25 साल से ज़्यादा होने के बाद भी वही पुरुष जो उस समय के हिसाब से 3 दिन की एक मज़दूर की जो मज़दूरी होती है उतना टैक्स पे करते हों, उन्हीं को ये वोटिंग का राइट दिया गया। जितने भी बाकी इस क्राइटेरिया से बाहर हैं वो सब पैसिव सिटीजन्स हैं। अब कौन हो गए सारे पैसिव सिटीजन? इसका मतलब ओनली मैन, तो इसका मतलब वीमेन सारी पैसिव सिटीजन है। दूसरी बात हो गई कि 25 ईयर्स, मतलब 25 ईयर्स से जो भी कम मैन है वो भी पैसिव सिटीजन है। और तीसरी बात हो गई कि जो किसी तरह का टैक्स पे नहीं करते तो वो भी पैसिव सिटीजन आ गए। तो ये एक्टिव और पैसिव सिटीजन का डिफरेंस है। और जो राइट टू वोट है इट वाज गिवन ओनली टू एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन को ये वोटिंग राइट नहीं दिया गया। चलिए नेक्स्ट 8th जो फीचर है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है, इसका देखो एक पिक्चर भी आपकी बुक में दिया है, वो मैंने यहाँ पर इंसर्ट भी किया है। ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन दिया हुआ है। तो ये इसमें शुरुआत इस तरह से होती है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। यहाँ एक खास बात आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट्स ऑफ मैन, इसमें वुमेन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और जिस समय की सोसाइटी थी, हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, और 18th सेंचुरी में जो यूरोपियन सोसाइटी थी उस समय वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं थी, जेंडर बायसनेस थी वहाँ पर, और विमेन वर गिवन लेस इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। दैट इज़ वाई द डिक्लेरेशन ऑफ राइट स्टार्ट्स विथ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें विमेन को शामिल नहीं किया गया। फिर आगे है कि राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ये 4 राइट जो थे ये सबसे इम्पोर्टेंट राइट थे और ये दिए गए, जो आपको इसमें अलग कलर्स में दिखा दे रहे हैं। एक तो राइट टू लाइफ हो गया, एक हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और इक्वलिटी फॉर लॉ, राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार है सबको, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम जो भी चाहते हैं अभिव्यक्त करना, बोलना, वो हम कर सकते हैं, वी आर फ्री। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हम अपनी राय बना सकते हैं, उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, की कानून के सामने हम बराबर हैं, हमारे साथ वही बिहेवियर किया जाए जो किसी और के साथ किया जाता है। मतलब कानून चेंज नहीं होना चाहिए, उनके सामने इक्वलिटी बिफोर लॉ ये इस्टेब्लिश किया गया। और ये कहा गया कि ये नेचुरल और इनएलिनेबल है, मतलब कि ये सभी ह्यूमन बीइंग को मिलेंगे और इनको कोई छीन नहीं सकता, कुड नॉट बी टेकन अवे। बट अगेन यू कीप इट इन योर माइंड, दो ह्यूमन बीइंग वर्ड्स आर यूज्ड हियर, बट दीज राइट्स वर एप्लीकेबल फॉर मैन ओनली, नॉट फॉर वीमेन। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। और सपोज कि ये राइट्स किसी के छीने जाते हैं, कोई वायलेट करता है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो द स्टेट was given the responsibility to protect this natural right। चलिए अब अगली स्लाइड के बारे में बात करेंगे। अब इसमें है वार विद प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। अब आप ये सोचिए कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा और फ्रांस नाउ बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड किंग हैड टू एक्सेप्ट इट, तो ज़रा इमेजिन करके देखें कि वेदर ही वाज हैप्पी एट दैट टाइम विद दिस डेवलपमेंट और नॉट। एब्सोल्युटली ही वाज नॉट हैप्पी विद दिस डेवलपमेंट्स। कौन मोनार्क चाहेगा, कौन राजा चाहेगा कि हाँ उसकी पावर को आप लिमिटेड कर दो, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में काम करेगा, वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में करेगा? नो मोनार्क विल लाइक इट, कोई भी राजा पसंद नहीं करेगा। तो इन द सेम वे दिस monarch of France who was Louis XVI, he was not happy with this development, but he was helpless at that time because revolutionaries had huge support of French people. At the same time, the king could not rely on his army because so many soldiers were also supporting these new developments। तो अब जब राजा की आर्मी ही उसके विश्वास में नहीं है तो वो कैसे इस सिचुएशन को चेंज कर सकता था? लेकिन वो चुप नहीं बैठा, इतने आसानी से उसने हार नहीं मानी। ही स्टार्टेड सीक्रेट नेगोशिएशंस विद प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। उसने ऑस्ट्रिया और प्रशा से हेल्प लेना शुरू कर दी। एक्चुअली उसकी जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, तो उसने अपने जो फैमिली रिलेशंस थे उसके हिसाब से भी और वैसे भी कि भाई वी आर मोनार्क्स, वी शुड हेल्प ईच अदर, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ रेवोल्यूशन कैन बी हैपन इन अदर कंट्री आल्सो, दूसरे कंट्रीज़ में भी हो सकती है। तो इसलिए उसने इन दूसरी मोनार्कियल स्टेट से हेल्प के लिए सीक्रेट नेगोशिएशन शुरू कर दिया, चोरी छुपे बातचीत शुरू कर दी। एंड दिस मोनार्क स्टेट्स दे रेडीली एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल ऑफ हेल्प। उन्होंने बिल्कुल खुशी खुशी कहा कि हाँ हम बिल्कुल हेल्प करेंगे, क्योंकि इन मोनार्कियल स्टेट को भी ये डर था कि कहीं फ्रांस की इस रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर के हमारे यहाँ के लोग भी इस तरह से नहीं करते, नहीं तो हमारी राजगद्दी मुश्किल में पड़ जाएगी, हमें खुद ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना के कंट्रोल में ले लेंगे। तो टू निप द बड इन द बिगनिंग, ये अंग्रेजी कहावत है कि समस्या शुरू हो उससे पहले इसका हल निकाल लो। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल हेल्प करेंगे और हम इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो भी सपोर्टर हैं इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन होना कुछ और ही था। ये जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे इनको कहीं से हिंट मिल गई कि किंग इज़ डूइंग समथिंग वेरी सीक्रेटली एंड विच इज़ अगेंस्ट द रेवोल्यूशन। राजा चुपचाप कुछ कर रहा है
और जो भी कर रहा है वो हमारी रेवोल्यूशन के खिलाफ है, हमारे इस नए सिस्टम के खिलाफ है। तो बहुत जल्दी नेशनल असेंबली ने पता लगा लिया कि भाई चल क्या रहा है। आखिर पता लगा कि ये तो दूसरे कंट्रीज से मिलकर के और खुद फ्रांस पे अटैक करवाना चाहता है, ताकि हमारी इस सिस्टम को इसको वो ख़त्म कर ले और फिर से दोबारा वो मोनार्कियल स्टेट बना दे फ्रांस को। तो नेशनल असेंबली ने बिना देर गवाए तुरंत घोषित कर दिया कि वो अटैक जब करेंगे तब करेंगे, हम पहले अटैक करते हैं। और ऑस्ट्रियन और प्रशियन फोर्सेस जब तक की अटैक करने के लिए आती, इन्होंने अपनी आर्मी बना ली और पहले अटैक कर दिया। अब यहाँ भी एक ख़ास बात देखें हम कि नेशनल असेंबली अभी अभी जस्ट बनी थी और जो आर्मी थी राजा की, वो उस समय वो भी बटी हुई थी, कुछ राजा के फेवर में थे, कुछ इनके रेवोल्यूशनरीज के फेवर में थे। तो और सोल्जर्स की ज़रूरत थी। तो नेशनल असेंबली ने कहा सभी लोगों से कि भाई इफ़ यू वांट टू सिक्योर दिस रेवोल्यूशंस, इफ़ यू वांट टू सिक्योर दिस सिस्टम, if you want to secure your rights, your freedom, then you must contribute in the fight against these monarchs। ये जो दूसरे राजतंत्र की जो सेनाएं आ रही है उससे लड़ने के लिए आपको मदद करनी होगी। और लोगों ने हाथों हाथ इस अपील को ध्यान में लिया और तुरंत वॉलंटरली वो आर्मी में भर्ती होने के लिए आ गए। और वो दे वर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स, लेकिन उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से इन प्रशियन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को परास्त किया। अब एक पोएट हुए, उन्होंने रोजर डी लायल, उन्होंने उस समय जो सोल्जर्स थे उनमें बहादुरी का भाव भरने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए एक पोएम भी लिखी, एक सॉन्ग लिखा। और वो सॉन्ग इतना गाया गया उस दौरान 1791-92 के दौरान जब ये लड़ाइयाँ हुई तब, कि वो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं, इट इज़ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस टिल टुडे। ये आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम है। और इस नेशनल एंथम को कहा गया मार्सेलेज। ये वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, मार्सेलेज। मार्सेलेज एक सिटी का नाम है जो फ्रांस के अंदर है, पेरिस से थोड़ा दूर। चूँकि सोल्जर जब वहाँ से निकले थे तो उन्होंने इस गीत को खूब गाते हुए निकले और बार बार वहाँ से निकले गीत गाते हुए, तो इस सॉन्ग का जो टाइटल है वही पड़ गया मार्सेलेज। और यहाँ पर आपको मैप में ये दिखाई दे रहा है फ्रांस, यहाँ पर है प्रशा और यहाँ पर है ऑस्ट्रिया। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। आज का पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, इस पर अब जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स, लिस्ट द इम्पोर्टेंट राइट्स गिवन बाय फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स सिटीजन्स इन 1791, व्हाई डिड नेशनल असेंबली डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय नेशनल असेंबली रेवोल्यूशनरीज इन 1791, हु रोट फ्रेंच नेशनल एंथम। ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में, आप आराम से कर पाएंगे। वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो आप कर पाएंगे। अब एक सजेशन अगर आप कमेंट्स में देना चाहें तो दे सकते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं हम उससे वीडियो बना करके और आप तक पहुंच रहे हैं। और वीडियो बनाने के ये दो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं कि एक तो ये स्क्रीन रिकॉर्डर जैसे ये वाला मेथड है जिससे ये लेसन हम भेज रहे हैं, और एक ये भी है कि हम क्लासरूम में भी वीडियो बना करके भेजते। ज़्यादा अच्छा से आपको जो हेल्पफुल रहा हो उसके बारे में आप बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम 4th वीडियो में आगे की बात करेंगे।